हेलो स्टूडेंट, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लास। अपने बच्चों हम लेकर आए सीजी ओपन स्कूल एग्ज़ाम 2021 का क्लास 10th का आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बनेगा क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन आपके इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, साथ में ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प का आ नंबर आपको देख लेना है, सही विकल्प चुनकर आपको बताना है। तो इसमें सिलेक्ट करेंगे आंसर। तो पहले का हो जाएगा द नंबर सही एम्पियर, इसके बाद दूसरे का हो जाएगा सा नंबर सही 18, इसके बाद थर्ड का हो जाएगा आ नंबर 4, इसके बाद फोर्थ का हो जाएगा ए नंबर हमेशा विराम अवस्था में रहता है, इसके बाद फिफ्थ का हो जाएगा बा नंबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, चलिए बच्चों अब देख लेते हैं खंड खा। खंड खा में आपको करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों में आपको क्या क्या फिल करना है, चलिए देख लेते हैं। पहले में आपको फिल कर देना है आधा, ठीक, इसके दूसरे में फिल कर देना है रॉबर्ट हुक, इसके बाद तीसरे में फिल कर देना है नेफ्रॉन, और चौथे में कर देना है पोषण या उर्वरता। तो आपको पोषण या उर्वरता में से कोई एक ही आपको फिल करना है, ठीक। इसके बाद पाँचवें में कर देंगे जीवाणु। इस तरीके से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेना है। अब चलिए देख लेते हैं खंड सा। तो इस तरीके से इस खंड सा आपको मैचिंग वर्ड करना है, सही मिलान आपको करना है। तो चलिए इनमें हमने जो आंसर लिखे हैं ये आपके राइट आंसर हैं, इनको सामने सामने राइट आंसर लिखे हुए हैं, तो इसी तरीके से मैच कर लेना है सारे। इसमें पहला दिया है आपका वृहद पोषक तत्व, तो ये किस में आता है, नाइट्रोजन में, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट दिया है इंसुलिन का अल्पस्राव। इंसुलिन का जो अल्पस्राव होता है उससे उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसमें मधुमेह में आपको मैच कर देना है। चलिए थर्ड देख लेते हैं ज्योति तीव्रता का मात्रक। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, इसका हो जाएगा कैंडला। इसका फोर्थ का परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल किसका है, तो ये बोर का, नील बोर ने दिया था। इसके बाद फिफ्थ का मैच करेंगे पोषक तत्व किसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, जिंक में। तो इस तरीके से ये राइट आंसर आपके मैचिंग लिखे हुए हैं, तो इनको नोट आउट आपको कर लेना है, ठीक। चलिए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको लिखना है, यह प्रेस आउट किए हुए हैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपके पास है, तो क्वेश्चन पेपर से आप मैचिंग कर करके सारे आंसर आपको नोट आउट करते जाना है, ठीक बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चाल क्या है, चाल का एसआई मात्रक आपको लिखना था। तो इसका आंसर आपको लिखना है, पहले चाल की परिभाषा लिख देंगे। चाल की परिभाषा क्या होती है, चाल किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के विरामावस्था की दर को चाल कहते हैं, सॉरी विस्थापन अवस्था की दर को आप क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। तो किसी वस्तु के जो विस्थापन की दर होती है उसी को ही चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि आपका जो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, इसी से आपको मात्रक निकाल लेना है। तो मात्रक इसका ऐसा ही मात्रक पूछा है तो कितना हो जाएगा, दूरी का होता है मीटर और समय का क्या होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक। तो आपको नोट आउट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है उत्तल और अवतल लेंस में अंतर बताइए। तो कोई दो अंतर आपको उत्तल और अवतल लेंस में लिखना है। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो उत्तल लेंस होता है वो आपका बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, इस तरीके का होता है। और आपका जो अवतल लेंस होता है वो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, इस तरह का होता है, ठीक। आप चाहें तो ये फिगर भी बना सकते हैं। दो डिफरेंस आपको लिखना है तो दोनों अंतर आपको लिख देना है। यह लेंस बीच में मोटा तथा किनारों में पतला होता है, जैसा हमने बताया वैसे ही आपको लिख देना है। यह लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, तो बीच में ये आपका पतला है, किनारों पर मोटा है। तो इस तरीके से आपको पूरा लिख देना है पहले पॉइंट में। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखेंगे, यह प्रकाश किरण को एक बिंदु पर अभिसारित कर देता है, ठीक। तो ये क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें इस तरीके से जब आती हैं लेंस में, उत्तल लेंस में, तो ये आपकी क्या होती हैं, किरणें एक जगह पर
अभिसारित हो जाती हैं यानी कि मिल जाती हैं। और ये क्या होते हैं आपके अवतल लेंस, यह प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देता है। अपसारित मतलब कि जो प्रकाश की किरणें इस तरीके से आई तो इनको और फैला देता है। तो ये आपका जो होता है ये अवतल लेंस का कार्य होता है। दोनों डिफरेंस आपको लिख देना है, 2 ही लिखना था तो आप फिगर से दोनों लिख सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखना है, लोहे के अणु एक दिशा में होकर चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। लोहे के अणु क्या करते हैं, ये एक दिशा में होकर चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। तो 5वें का आंसर आपको नोट आउट कर लेना है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना था कि निषेचन द्वारा पौधे की नई पीढ़ी का बीज का बनना संभव नहीं होता। तो निषेचन से क्या होता है, निषेचन के द्वारा ही आपके एक पौधे से दूसरा पौधा बनता है, यानी कि एक जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति होती है। जब तक निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो एक जंतु से दूसरे जंतु यानी पीढ़ी एकांतरण कैसे होगा, आनुवंशिक गुण कैसे आएंगे, पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी। तो बिना निषेचन की ये संभव नहीं है कि नई पीढ़ी या नया बीज बन जाए। तो निषेचन के द्वारा पौधे की नई पीढ़ी का बीज बनना संभव नहीं होता। ठीक बच्चों, इस तरीके से आपको क्वेश्चन 6 का आंसर लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको धातुओं के नाम और उनके संकेत बताना था। तो 2 धातुओं के नाम और उनके संकेत भी बताना है। तो सोडियम धातु होती है, उनका जो प्रतीक होता है वो होता है Na, और Fe जो होता है मतलब लोहा, उसका प्रतीक क्या होता है Fe। तो ये आपको संकेत और ये धातु के नाम दोनों आपको नोट आउट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर बताइए। मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या। व्युत्पन्न राशियों से प्राप्त होते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपको नोट आउट कर लेना है पॉइंट वाइज। ठीक, पहला पॉइंट लिखेंगे, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। इसके बाद आपको व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को उत्पन्न करते हैं, ये आपके व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जो व्युत्पन्न राशियों से बनते हैं वो आपके व्युत्पन्न होते हैं, जो मूल राशियों से बनते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है, ये मात्रक पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जो ये मात्रक होते हैं मूल मात्रक, ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। और जो आपके व्युत्पन्न मात्रक होते हैं ये एक मात्रक से दूसरा मात्रक निर्भर होता है, उसी से ही वो उत्पन्न होता है। ये मात्रक मूल राशियों के मात्रक पर निर्भर होता है। जो मूल राशियाँ होती हैं उन्हीं के मात्रक पर निर्भर होते हैं, उन्हीं से ही उत्पन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखना है, SI में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या असीमित होती है, ये क्योंकि उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक, इस तरीके से आपको क्वेश्चन 8 का आंसर लिख लेना है। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण सहित देना था आपको। इसमें उदाहरण भी आपको देना है, तो पूरा आपको बताएंगे कि परिभाषा क्या लिखना है आपको और एग्जाम्पल कौन सा देना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम सॉल्यूशन का डालें तो नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन वीडियो हमने डाल दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। सारे सॉल्यूशन वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। यह नियम कहता है कि किसी भी बंद व्यवस्था यानी क्लोज सिस्टम में द्रव्यमान सदा ही संरक्षित रहता है, वह ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। ठीक, तो ऊर्जा जो संरक्षण का द्रव्यमान का नियम होता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी यही होता है। द्रव्यमान का ना ही सृजन हो सकता है तथा ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। वही डिफिनेशन आपको देनी है, परंतु आपस में व्युत्पन्न यानी कि पुनर्वृत्ति अवश्य हो सकता है। तो इस तरीके से आपको पूरा लिख देना है। उदाहरण के लिए अगर बताया जाए, उदाहरण आपको लिखना है कंपलसरी है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो उदाहरण के लिए लिखेंगे, एक मोमबत्ती लें और उसे एक बंद कमरे में ले जाकर जलाएं। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि मोमबत्ती पिघलकर गायब हो रही है। तो क्या वो मोमबत्ती जो पिघल रही है वो वास्तव रूप में गायब हो रही है या नहीं हो रही है। जब मोमबत्ती जलती है तो उसका मोम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर पानी यानी H2O तथा CO2 बनाता है। तो यदि हम मोम और
ऑक्सीजन का कुल वजन ले तो वह H2O और CO2 के कुल वजन के बराबर होगा, यानी कि मोम गायब नहीं हो रही है, वह जितना था उतना ही है। ठीक, तो इस तरीके से उदाहरण भी आपको दे देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ऐसे उपकरणों के नाम जिनमें माइक्रोफोन अथवा स्पीकर दोनों का एक साथ प्रयोग होता है। माइक्रो स्पीकर और आपका माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों पाए जाते हैं, उन उपकरणों के नाम लिखना है। तो जो मोबाइल फ़ोन होते हैं आपके, उनमें आपका माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों पाया जाता है। तो इसमें आपको मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न यानी कि टीवी, 3 आपको उपकरणों के नाम लिख देना है जिनमें आपका माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। का सामान्य सूत्र यानी रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है CnH2n+2। ठीक बच्चों, तो ये आपको एल्केन का सूत्र लिख लेना है। इसके बाद एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। ठीक, तो CnH2n आपको एल्कीन का लिख देना है। इसके बाद देखेंगे एल्काइन का क्या होता है, तो एल्काइन का होता है CnH2n-2। इसमें +2 होता है एल्केन में और एल्काइन में आपका -2 होता है। तो इस तरीके से आपको सामान्य सूत्र आपके लिख देना है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जले हुए व्यक्ति के लिए प्राथमिक निम्न उपचार 3 सुझाव देना है। तो जो व्यक्ति जल जाते हैं उनके प्राथमिक उपचार के लिए कोई 3 सुझाव आपको देना है कि जले हुए व्यक्ति को कैसे सही किया जा सकता है प्राथमिक उपचार से। ठीक, तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें लिख देना है। सबसे पहले लिखेंगे पहला पॉइंट, जले हुए स्थान पर तुरंत ठंडा पानी डालें ताकि फफोले ना पड़ें। अगर कोई व्यक्ति कम जला है तो उसके जहाँ जला है वहाँ ठंडा पानी डाल दे तो उसके शरीर में फफोले नहीं पड़ते। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे और ज़्यादा व्यक्ति जल गया होगा उसमें पानी डाल देंगे तो उसके लिए हानिकारक भी हो सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति थोड़ा बहुत जला है तो उसके प्राथमिक उपचार के लिए ठंडा पानी डाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जलने पर एलोवेरा के गूदे का प्रयोग जले हुए स्थान पर किया जा सकता है। एलोवेरा आप लोग जानते होंगे, एलोवेरा का कई औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके गूदे का प्रयोग भी जले स्थान में कर सकते हैं प्राथमिक उपचार के रूप में। ठीक, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, जले हुए स्थान पर आलू या आलू का छिलका उतार कर रखने से भी जहाँ जल जाता है वहाँ आराम मिलती है, ठंडक मिलती है। ठीक, इसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, शहद का प्रयोग भी जले हुए स्थान पर लाभकारी होता है, यानी कि जो आपका शहद होता है वो भी काफ़ी यूजफुल होता है, जले हुए स्थान के लिए प्राथमिक उपचार में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं। पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो प्रकाश को इसलिए क्या कहते हैं, स्वपोषक यानी कि उत्पादक कहते हैं, और इन पौधों को स्वपोषी भी कहते हैं। पौधों से ही उत्पादक यानी कि वही उत्पादक का कार्य करते हैं, उन्हीं से ही पूरे जीवन दिनचर्या चलती है। जीव जंतु हैं, मनुष्य है, तो सारे जो होते हैं वो आपके उत्पादक पर भी निर्भर होते हैं। तो पौधे उत्पादक क्यों होते हैं ये आपको डेफिनेशन सहित बताना था। इसमें आपको लिख देना, पौधे समस्त जंतुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रदान करते हैं। ठीक बच्चों, इसलिए इन्हें उत्पादक कहते हैं, क्योंकि भोजन के रूप में आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त करते हैं। ये स्वपोषी भी होते हैं, जैविक तंत्र का आधार होते हैं। जैविक यानी कि जीविंग लिंग जो होते हैं वो आपके इसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त कर सबके लिए भोजन बनाते हैं। पौधे पारतंत्र में प्रथम स्थान रखते हैं, इसलिए इनको उत्पादक कहा जाता है। ठीक बच्चों, इसी तरह से हमने सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन डाल दिए, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके जो पहला दिया था उसका भी आंसर हमने नोट आउट कर दिया है। इसके बाद जो आपका अथवा में क्वेश्चन दिया गया था वो भी आपको मिल जाएगा, तो दोनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। ये अथवा वाला मिल जाएगा और इसके पहले आपका जो पूछा गया था उसके आंसर मिल जाएगा। तो अथवा वाले में आपसे ये रिएक्शनें बतानी थी, तो आप चाहें तो ये लिख सकते हैं या फिर पहला वाला भी लिख सकते हैं। तो अथवा वाला देख लेते हैं। पहले में आपका ये विस्थापन अभिक्रिया है, इसके बाद दूसरा आपका ये अपघटन अभिक्रिया है,
15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जंतु कोशिका में पाए जाने वाले अंगक और उनके लक्षण बताना है। तो अथवा वाला क्वेश्चन है आपका ये। जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों पूछा गया था, तो जंतु कोशिका का आपको अथवा वाले का लिखना है। मूल भाग और इसके लक्षण आपको बताने हैं। तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है जंतु कोशिका में, इसके लक्षण क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं। तो एक महीन बारीक झिल्ली जिसमें कोशिका घिरी रहती है। दूसरा लिख देंगे चयनात्मक रूप से पारगम होती है। कोशिका झिल्ली के बारे में लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, पारबारी यानी ट्रांसल्यूट समरूप कोलाइडी तरह अर्ध तरल जो कि प्लाज्मा झिल्ली एवं केंद्रक के बीच की जगह भरता है। ये आपका साइटोप्लाज्म के लक्षण लिख देना है। इसमें कोशिका के अंगक उपस्थित होते हैं। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका अम्ल क्षार में वर्गीकृत करें। तो ये आपके दिए गए हैं पदार्थ, इनको आपको अम्ल क्षार में वर्गीकृत करना है। कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है ये आपको बताना है। तो साबुन आपका क्या है, क्षार है। इसके बाद खाने का सोडा आपका क्षार है। संतरा अम्ल है। ताज़ा दूध आपका अम्ल या पायस होता है, क्योंकि इसमें जो होते हैं वो अम्ल के गुण पाए जाते हैं। नींबू आपका अम्ल होता है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इनके IUPAC नाम लिखना है। तो ये आपके दिए गए हैं रासायनिक सूत्र, इनके आपको IUPAC नाम लिखना है। तो CH3CHO का हो जाएगा एथेनॉल, CH3OH का हो जाएगा मेथेनॉल, इसके बाद HCOOH का हो जाएगा फार्मिक एसिड, इसका C2H5Br का हो जाएगा ब्रोमेथेन, CH3COCH3 का हो जाएगा प्रोपेनॉन। इस तरीके से आपका ये IUPAC लिख देना है सारे, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको पूरा नोट आउट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है एक उपयोग लिखना है। तो ये आपको समतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, प्रिज्म, अवतल दर्पण ये दिए गए थे। इनके आपको एक उपयोग लिखना है कि कहाँ इनका यूज किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण जो आप लोग दर्पण यानी शीशा जिसको कहते हैं, डेली के आप लोग देखने में श्रृंगार करने में जो औरतें यूज करती हैं, वो आपका क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। तो इसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में श्रृंगार के रूप में करते हैं। ठीक बच्चों, इसके बाद ये आपके नीचे से आपको लिखना है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपके टार्च जो होते हैं, घरेलू टार्चें जो चलाई जाती हैं उसमें, सर्च लाइट में और गाड़ियों के हेडलाइट में उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है ये लिख देना है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, वाहन के पीछे दृश्य दर्पण में। जो आपके गाड़ी होती हैं, ट्रक होते हैं, बसें होती हैं, जिनमें पीछे शीशा लगे रहते हैं, वो आपके उत्तल दर्पण होते हैं। इसके बाद उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, दूरबीन में किया जाता है। इसके बाद फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ था आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग भी वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है। इसके प्रिज्म आपका दूरबीन, पेरिस्कोप और सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। विटामिन A और D दोनों ही वसा में, इसमें आपको ये बताना था कि ये आपके सिमिलर क्यों हैं। ठीक, तो ये पहला पॉइंट आपको सिमिलर क्यों है इसके आंसर में लिखना है। विटामिन A और D दोनों ही वसा में घुलनशील, इसलिए इन्हें एक ही वर्ग में रखा गया है। ठीक, इसी तरह से आपका दूसरा पॉइंट पूछा गया था कि B और C दोनों क्यों समान है। तो B और C दोनों जल में घुलनशील है, इसलिए इन्हें एक ही वर्ग में रखा गया है। ठीक, बताना है। तो विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, जिसमें दिखाई नहीं देता है। ठीक, और विटामिन B की कमी से हो जाता है बेरी, जिसमें शरीर में कमजोरी आ जाती है। इसके बाद विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, जिसमें ओंठ फट जाते हैं, मसूड़ों से खून निकलने लगता है। तो वो आपका जो हो जाता है, स्किन सूखी हो जाती है, रूखी। तो ये आपका स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। तो ये आपको लिख देना है। इसके बाद विटामिन D की कमी से कौन सा होता है, रिकेट्स होता है सूखा रोग, जिसमें हड्डियाँ मांसपेशियाँ आपकी दुबली पतली होने लगती हैं, सूखा रोग जिसको कहते हैं, ये आपका रिकेट्स हो जाता है। ठीक, तो ये आपके विटामिन और उनके नाम लिखना था, उनकी कमी से होने वाले रोग।
तो ये था आपका पूरा साइंस का सॉल्यूशन। अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल पाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।